हैप्पी महाशिवरात्रि। सुबह के बज रहे हैं अभी 5:50 और आज का टॉपिक है हमारा इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन टॉपिक देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्यूबेशन का मतलब होता क्या है? तो इंट्यूबेशन का मतलब जो होता है ना, वो होता है किसी भी चीज़ को इंट्यूबेट करना। इंट्यूबेट करना मतलब डालना, ठीक है। तो इसका मतलब है इंसर्ट करना किसी ट्यूब को किसी भी होलो ऑर्गन में। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्यूब नहीं होती है। जितनी भी ट्यूब बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है उसको बोलते हैं इंट्यूबेशन। यदि हम बाहर निकाल रहे हैं उस ट्यूब को, उसको बोलते हैं एक्सट्यूबेशन, ठीक है। इन मतलब अंदर डालना, एक्स मतलब एग्जिट करना, बाहर निकालना। फॉर एग्जांपल ईटी ट्यूब हो गया हमारा एंडोट्रैकियल ट्यूब, एंजिट इंट्यूबेशन कर रहे हो आप लोग। नेज़ो ट्रैकियल इंट्यूबेशन कर रहे हो, XYZ कोई भी ट्यूब डाल रहे हो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्यूबेशन। जैसे कि जो सबसे मेन पॉइंट आता है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन का, तो इसमें देखते हैं क्या। द इंसर्शन ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब थ्रू द नोज और माउथ इनटू द ट्रैकिया टू मेंटेन द ओपन एयरवे। क्या करते हैं, जब भी हम एंडोट्रैकियल ट्यूब को डालते हैं तो हम नोज से डालते हैं फिर माउथ से डालते हैं इनटू द ट्रैकिया के अंदर, ताकि क्या मेंटेन रह सके, ओपन एयरवे मेंटेन रह सके। कितने टाइम के लिए? 10 to 14 डेज़ के लिए। और ये पीरियड जैसा होता है शॉर्ट पीरियड होता है। लेकिन हम ट्रैकिया की बात करें, ट्रैकियोस में जो हम डालते हैं ना पेशेंट को, तो ये लॉन्ग टर्म मेथड होता है बच्चों, ठीक है। कैसा होता है? लॉन्ग टर्म मेथड, मतलब इसको बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन जो होता है वो क्या हो, जो हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं वो कभी कभी डैमेज कर देता है हमारी म्यूकोसा को, लैरिंग्स को, वोकल कॉर्ड को। यदि हमने ट्यूब को 10 to 14 डेज से ज़्यादा रखा तो, क्या बोला, 10 to 14 डेज से ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा? पेशेंट का लैरिंग्स है, म्यूकोसा है, ये सब डैमेज होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट का वॉइस बॉक्स ख़राब हो सकता है, उसकी आवाज़ जा सकती है। 2 पॉइंट। थर्ड कि जब भी हम किसी पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं तो पोजीशन देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो पोजीशन देते हैं हम लोग हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर। आप लोगों ने पोजीशन देखी है, बहुत बार एग्जाम में पूछती है कौन से प्रोसीजर में यूज होता है। जब भी हम इंट्यूबेट कर रहे होते हैं, फिर CPR कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, तब हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। और लेकिन तब नहीं करना है हमें जब किसी पेशेंट को हेड ट्रॉमा या सर्वाइकल ट्रॉमा हुआ हो, मतलब कोई भी इंजरी है, सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है, स्पाइन इंजरी है या फिर सर्वाइकल ट्रॉमा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज़ नहीं कर लेते हैं। तो ऐसी में आप क्या करते हो, ऐसी कंडीशन में आप करते हो जो थ्रस्ट मैन्यूअर, ठीक है, जो थ्रस्ट मैन्यूअर यूज़ करते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर। यदि किसी पेशेंट को स्पाइनल सर्जरी है किसी पेशेंट की या फिर सर्वाइकल ट्रॉमा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो थ्रस्ट मैन्यूअर का यूज़ होता है। आगे चलते हैं। पर्पस क्या होता है, क्यों हमें इंट्यूबेट करना पड़ता है किसी पेशेंट को? हमें मैकेनिकल वेंटिलेशन देने के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम इसको, टू प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर ए शॉर्ट पीरियड टाइम। जब भी सक्शनिंग करते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना होता है कुछ चीज़ों का। तो पहली बात बोल रहा है कि फॉर सक्शनिंग एयरवे एंड गिविंग इनहेलेशन एनेस्थीसिया एंड ऑक्सीजन। जब किसी पेशेंट को सक्शनिंग कर रहे हो, पेशेंट को आपको एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना हो, तो उसके लिए भी आप इस मेन पर्पस हम यूज़ में लेते हैं। फिर मेन जो हमारा पॉइंट है वो यूज़ में आता है। जब भी किसी पेशेंट को ड्रग्स इंस्टिल करनी हो, ड्रग डालनी हो, ठीक है, जैसे लीडोकेन है, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, 3 ही ड्रग है जो एंडोट्रैकियल रूट से दे सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एंडोट्रैकियल रूट से कौन सी ड्रग जाती है, तो हमें सिर्फ एपिनेफ्रिन ही याद रहती है और ये 2 ड्रग याद नहीं रहती है। तो तीनों ही ड्रग को याद रखना कि हमारी लीडोकेन है, एपिनेफ्रिन है, एट्रोपिन है। तीनों ही ड्रग हमारी सीधा एंडोट्रैकियल रूट से जा सकती हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है छोटा सा, कैप्नोग्राफी। क्या होता है, जब भी किसी पेशेंट की ईटी ट्यूब डालते हैं ना, ईटी ट्यूब डालते हैं जब भी हम, तो हमें ना हमेशा ना क्या मेज़र करना होता है, CO2 को मेज़र करना होता है। CO2 को मेज़र करना है क्योंकि क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में CO2 10 हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखना है पेशेंट का कि यहाँ पे एसिडोसिस हो रहा है, एल्किलोसिस हो रहा है, तो हमें इसका मेन जो नॉर्मल लेवल है वो देखना होता है। तो नॉर्मल लेवल आपको पता ये होता है। तो यहाँ पे कैप्नोग्राफी कौन सी है, ये कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कैप्नोग्राफी है बच्चों ये वाली, ठीक है। ये जो बनाई है ना, ये जो वेव्स है ना हमारी, ये CO2 को मेज़र कर रही है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लंग्स बनाए हैं, ET CO2 mm of Hg, ये लिखा हुआ। सबसे ऊपर है हमारा ब्लड प्रेशर,
उसके बाद है हमारी पल्स रेट, ठीक है, उसके बाद है हमारा SpO2 और देन हमारा लास्ट है EtCO2। इन चीज़ें हमें पता होना, सबसे ऊपर क्या होता है, सेकंड नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर पे SpO2 है, हमारी पल्स रेट है, दोनों साथ में चल रही है, एंड फोर्थ नंबर पे हमारा EtCO2 है। कैप्नोग्राफी का प्रेशर होता है 35 से 45 mmHg। पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पल्स को असेस करने के लिए। GMCH 2022 का क्वेश्चन है। सक्शनिंग ओनली 5 to 10 सेकेंड तक ही करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। यदि आपने की तो पेशेंट को हो सकता है हाइपोक्सिया। अब जो नेक्स्ट लाइन है ना, बेहद इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, कभी भी आपसे नॉर्सेट के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इससे आप क्या मेज़र कर रहे हो, ये पूरी की पूरी जो आपको दिखाई है वेव्स, ये किस चीज़ की वेव्स है। तो आपको दिखेगा कि ना ही तो ये हमारी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, ना ही ये फिब्रिलेशन है, ना ही ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। तो ये है क्या, तो यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो याद रखना, ये CO2 मेज़रमेंट है, कैप्नोग्राफी को मेज़रमेंट किया जा रहा है। ये कैप्नोग्राफी मतलब CO2 की मेज़रमेंट की जा रही है, हमारे ब्लड में कितनी CO2 प्रेजेंट है। अब मेज़र कहाँ पे करते हैं, देखो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी बेस लाइन शुरू हो रही है, जैसे जैसे पेशेंट सांस लेगा तो क्या होगा, एक्सपायरेटरी अपस्ट्रोक होगा, अपस्ट्रोक हो रहा है। फिर ये क्या आ रहा है, एक सेंट्रल लाइन में आ रहा है और सेंट्रल लाइन पे आके हम इसको मेज़र करते हैं। जैसा आपने देखा मेज़र EtCO2, हमेशा जब सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा पीक जाएगी तभी आपको मेज़र करना है। फिर ये आ रहा है आपका डाउन स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक पे कभी मेज़र नहीं करते हैं, ये हम करते हैं एक्सपायरेटरी सेंट्रल लाइन पे, ठीक है। ये देखो, ये ऊपर की साइड सेंट्रल लाइन है, यहाँ से एक्सपायरेटरी हुआ, फिर मिड में आया और देन फिर ये डाउन स्ट्रोक हो गया। तो याद रखना, आपको मेज़र करना है इस वाले पॉइंट के ऊपर। कभी भी आपसे डायग्राम देके पूछ सकता है, यहाँ मेज़र करोगे, यहाँ मेज़र करोगे, यहाँ मेज़र करोगे, यहाँ मेज़र करोगे, तो फिर कन्फ्यूज़ होने के चांसेस पूरे हैं। बहुत यूनिक क्वेश्चन है और एडवांस क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ करते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर हम लोग मेज़र करते हैं, क्या मेज़र करते हैं, कैप्नोग्राफी। तो इस बात को याद रखना है, ये जो पॉइंट है इस पे मेज़रमेंट हमारी चलती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये CO2 को असेसमेंट किया जा रहा है। देखो, हमेशा हम लोगों से हार्ट रेट के बारे में पूछता है, लेकिन O2 के बारे में पूछता है। CO2 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, CO2 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है ये हमारा। यदि किसी पेशेंट की क्या हो गया, सडन लॉस ऑफ वेव फॉर्म, ये बताया हुआ है कैसे कैसे वेव्स दिखाई देती हैं किस किस कंडीशन में। ET ट्यूब डिसकनेक्ट हो चुकी है, डिसलॉज हो चुकी है, किंक्ड हो चुकी है, मुड़ चुकी है, या फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, या फिर किसी पेशेंट का सर्कुलेटरी फंक्शन ही लॉस हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, पेशेंट की ना एकदम से वेव ख़त्म हो जाएंगी। ये चीज़ आपको देखनी है, ध्यान देनी है। देखो, ये चीज़ें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको खुद ही इनको देखना होता है, और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों, और हमें लगता है पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया। यदि किसी पेशेंट का CO2 डिक्रीज़ हो रही है तो कैसी होगी। अब CO2 डिक्रीज़ किस कंडीशन में हो सकती है, ट्यूब लीकेज हो गई हो हमारी, ठीक है, हाइपोफेरिंग्स हो गया हो पेशेंट की ट्यूब में, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका हो, तो कैसी ट्यूब दिखेगी, धीरे 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 क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी वेव्स कम होती जा रही हैं, ठीक है। CPR असेसमेंट कर रहे हो आप लोग, आपने देखा कि CPR असेसमेंट के टाइम पे हमारी CO2 जो है कम है, तो कुछ ऐसी CO2 दिखाई देगी, ठीक है। इन 10 mmHg है, तो क्या बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे है, तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे आई हुई है। और आप नॉर्मल देख रहे होगे तो कैसे दिखती हैं, वेव्स थोड़ी ऊपर की साइड है, वेव्स थोड़ी ऊपर की साइड है, पर लेकिन यहाँ पे कैसे नीचे है, बिल्कुल जैसे ज़मीन पे ही ये फ्लोट कर रही हूँ, ठीक है। अब सडन इंक्रीज यदि बढ़ गई है तो कैसी होगी, उसको हम ऊंचा दिखा देंगे, थोड़ा हाइट पे दिखा देंगे। यदि डाउन है तो हम उसको फ्लोर पे दिखा देंगे। देखो, ऐसी चीज़ों को ना ऐसे याद करना होता है। अब है हाइपोवेंटिलेशन, सॉरी ये ब्रोंकोस्पाज्म, ये चीज़ ध्यान देनी है। किसी पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म होता है, जो CO2 की वेव होती है, तो वो कैसी शेप में दिखती है, शार्क फिन अपीयरेंस। शार्क होता है जो आपने देखा होगा समुद्र में जो शार्क्स होती हैं उनके तरह। देखो, ये जो चीज़ है ना, ये ऊपर वाली शार्क से आप शार्प भी याद रखते हो कि जो चीज़ है शार्प है हमारी बहुत ज़्यादा। तो ये जो है अस्थमा और COPD के अंदर कुछ ऐसी दिखाई देती है।
हाइपोवेंटिलेशन होगा तो इसका टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग हो जाएगा, हाइपरवेंटिलेशन होगा तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाएगा। एपनिया और सेडेशन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। यदि पेशेंट की ट्यूब डिसलॉज है, डिस्कनेक्ट है, सर्कुलेटरी फंक्शन खत्म हो चुके हैं, तो एक टाइम पे धीरे धीरे आने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी वेव्स। CO2 हमारी ट्यूब लीक हो चुकी है तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी वेव्स फ्लोर पे आएंगी। यदि आपने देखा कि प्रेशर बहुत कम है, मिनिमम है 10 mm ऑफ HG, तो बिल्कुल फ्लोर पे फ्लोट करेंगी। यदि आपने देखा यदि हमारा सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है CO2 का, तो थोड़ी पीक पे जाएंगी। यदि अस्थमा COPD के अंदर शार्क अपीयरेंस दिखाई देती है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि शार्क फिन अपीयरेंस कहाँ दिखती है, अस्थमा COPD में दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि यहाँ पे CO2 का मेजरमेंट करना होता है। आपको क्या होगा, CO2 बॉडी के अंदर चलती रिटेन हो जाती है ना, तभी तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा, टाइम पीरियड बहुत प्रोलॉन्ग हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। हाइपरवेंटिलेशन में क्या हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब एक ट्यूब साइज़ देख लेते हैं न्यूबॉर्न की। ये ट्यूब को यूज़ करते हैं हम 2.5 से 4 mm ऑफ HG न्यूबॉर्न्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर 4 से 4.5 mm HG, और एडल्ट्स में यूज़ करते हैं 8 से 9.5 mm ऑफ HG। तीनों चीज़ें हमें एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये तो इसमें 2-3 बार पूछी गई है बच्चों, तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। स्पेशल पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्स, चेक करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब एक्सरे। हमेशा जब भी किसी पेशेंट की ट्यूब प्लेसमेंट की है, हमें ऐसा कोई मैनुअली मेथड यूज़ नहीं करना होता है, हमें ऐसा मेथड यूज़ करना होता है जो हमें करेक्ट प्लेसमेंट दिखा सके। हमेशा ट्यूब को 1.2 सेंटीमीटर अबव रखना होता है कैरिना से। कैरिना जो हमारा पार्ट है ट्रैकिया के, उसको हमेशा 1.2 सेंटीमीटर ऊपर रखना होता है। रिपीट क्वेश्चन है एवरी एग्जाम। अस्कल्टेट करना है बोथ लंग्स साउंड को, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अस्कल्टेट बोथ लंग्स टू चेक द एयर एंट्री इनटू द बोथ लंग्स आफ्टर इंसर्शन। जब भी आप लंग्स को अस्कल्टेट कर रहे हो, क्या देखने के लिए करते हो, पेशेंट की एयर एंट्री देखने के लिए करते हो। सपोज करो यदि हमारी लेफ़्ट साइड में अब्सेंट है हार्ट साउंड, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है हमारी ट्यूब जो है ना वो कहाँ पहुँच गई है, राइट ब्रोंकस में पहुँच गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों की तीनों बुक में है, जितनी भी आपकी फेवरेट बुक हैं इसमें भी है। पी यादव के अंदर एंट्रेंस का क्वेश्चन भी है और मोस्टली का क्वेश्चन भी है, और तो और ये बुक्स तो छोड़ो, आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है, और जब भी आया है एक न्यू लेवल पे आया है। तो आपको इतना याद रखना है कि इस पेशेंट की यहाँ पे अब्सेंट है लेफ़्ट साइड में, यदि पेशेंट को कि एयरवे अब्सेंट है, तो यहाँ पे आप क्या असेस कर सकते हो, आपको असेस कर सकते हो कि पेशेंट की जो ट्यूब है वो राइट ब्रोंकस में इंसर्ट हो चुकी है। जब भी किसी पेशेंट का इन्फ्लेट करते हो, कफ को फुलाते हो उसको, तो इसमें इतनी सीसी एयर जानी चाहिए, ये बात सबको पता रहती है। प्रेशर मेंटेन होना चाहिए हर 8 घंटे, ये बात भी पता है। हम सोचते हैं कि हर 4 to 6 हार्ली, लेकिन 8 to 10 हार्ली भी आंसर जाएगा, या 6 to 8 हार्ली भी जाएगा। तो याद रखना 6 to 8 हार्ली या फिर 8 हार्ली प्रेशर को मेंटेन करते रहना है। प्रेशर कभी भी ET ट्यूब के अंदर ना कभी भी प्रेशर 20 mm HG से ज़्यादा नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा दिया तो क्या होगा, पेशेंट की जो ग्लूकोज़ा है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, कफ प्रेशर को मेज़र करते हैं एंड्रॉयड मैनोमीटर से। ठीक है, एंड्रॉयड प्रेशर लिखा है बट यहाँ पे आएगा एंड्रॉयड मैनोमीटर। सक्शन द ट्यूब द फर्स्ट डे, रेगुलर इंटरवल 4 हार्ली। जब भी किसी पेशेंट को पहले दिन ट्रैकोस्टमी या फिर एंडोट्रैकियल ट्यूब डलती है तो हर 4 घंटे के अंदर सक्शन होता है। धीरे धीरे सेकेंड डे, थर्ड डे कैसा होता है, एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है। एंड नेक्स्ट डे ऑन कंडीशन डिमांड, ये लिखा है। नेक्स्ट डे जो होता है वो डिमांड की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। पेशेंट के बेड साइड रिससिटेशन एम्बू बैग होना चाहिए, ताकि पेशेंट की कोई भी एयरवे प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत उसको मेज़र कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्यूबेशन, रिमूवल ऑफ द ट्यूब। कैसे कैसे पॉइंट जो है हमें ध्यान में रखने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।